एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को ट्रीट कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण टोंगरिया जी, सर जो कि न्यूरो स्पाइन और ब्रेन सर्जन हैं। चलिए एपिसोड में सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी दर्शकों को। सर जैसे आज हम बात कर रहे हैं स्पाइन इंजरी के बारे में, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या होती है। देखिए जहाँ तक स्पाइन का सवाल है, स्पाइन का मतलब है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ ही न्यूरल टिश्यू है, जो कि ब्रेन टिश्यू का ही एक्सटेंशन है। जहाँ जी। हमारा सिर समाप्त होता है गर्दन में और उसके बाद रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। तो इस रीढ़ की हड्डी को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। सर्वाइकल स्पाइन मतलब गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, उसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। इसके जी। बाद जो हमारी छाती के हिस्से में रीढ़ की हड्डी है पीछे की तरफ, उसे हम डॉर्सल या थोरेसिक स्पाइन कहते हैं। वो रिब केज से सराउंडेड है और पीछे जो स्पाइन है वो रिब केज के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है कमर का, जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, और फाइनली सेक्रम जो सबसे लास्ट पार्ट है, वो रीढ़ की हड्डी का है। तो रीढ़ की हड्डी में सिर्फ हड्डी वाला पार्ट ही नहीं है, वहाँ न्यूरल टिश्यू भी है, नसें भी हैं, जो सारा कंट्रोल करती हैं हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हैं, हमारी बॉडी के जो भी सेंसेशन हैं, उन्हें एज़ ए इलेक्ट्रिक वायर जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो रीढ़ की हड्डी में हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुँचती है। उसी से हमें एहसास होता है, पेन का एहसास, टेम्परेचर जो चेंज होता है उसका एहसास, वो सारे एहसास स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुँचाता है। और ठीक इसी तरह से ब्रेन से जो सिग्नल होते हैं, जो ब्रेन हमें सिग्नल देता है बॉडी को, सपोज़ ब्रेन ने सिग्नल दिया है कि आपको हाथ उठा के ग्लास अपना उठाना है और पानी पीना है। तो ये सारा जो सिग्नल है ब्रेन का, वो स्पाइनल कॉर्ड का जो न्यूरल टिश्यू है, वहाँ जाएगा और वहाँ से जो हाथ और पैरों में नसें हैं, वहाँ पे वो सिग्नल जाएँगे, मसल्स को वो एक्टिवेट करेंगे और मसल्स वो काम करेंगी। तो मेनली जो एज़ ए स्पाइन सर्जन हमें स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनसे डील करना होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की आपने बात की, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कई कारणों से हो सकती है। सबसे कॉमन जो है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन हमारी कंट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दुनिया में जो सारी कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर टॉप पे एक्सीडेंट्स का नाम आएगा तो हमारी कंट्री का दुर्भाग्यवश नाम आता है कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। उसमें रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है और रीढ़ की हड्डी का जब फ्रैक्चर होता है, तो बिल्कुल पास में ही क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में जो न्यूरल टिश्यू है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो अगर इंजर्ड हो जाता है, तो उसके जो परिणाम सामने आते हैं, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं। सर जैसे आपने हमें बताया कि स्पाइनल सर्जरी किस तरह से होती है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो किस तरह से पता लगाया जा सकता है, साथ ही इसके कारण क्या क्या होते हैं। मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आमतौर पर लोगों को अपनी पूरी स्पाइन में कभी कभार पेन भी रहता है जी, क्योंकि सीधे बैठने की वजह से काफी बार ऐसा होता है कि लगातार काम कर रहे हैं तो करते जी। ही रह रहे हैं तो वो पेन लगातार बना हुआ होता है। तो मैं जानना चाहूंगी वहां पर एक इंजरी है हमारी स्पाइन में, इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या लक्षण शुरुआती तौर पे देखे जा सकते हैं और क्या एक्सट्रीम लक्षण इसके देखे जा सकते हैं? जी, डेफ़िनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और जिस तरह से मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में रोज़मर्रा में देखता हूँ कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स जो हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। आपने बिल्कुल सही ज़िक्र किया इस चीज़ का कि जो हमारा सिटिंग है, वो बहुत ड्यूरेशन सिटिंग का बढ़ गया है। वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह का हो गया है, वर्क कल्चर इस तरह का हो गया है कि लॉन्ग सिटिंग जॉब हो गया है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। सामने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल की स्क्रीन का टाइम है, वो काफ़ी बढ़ गया है। पोस्चर हमारा सही से नहीं रह पा रहा है। फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। वेट जो है, बॉडी वेट है वो बढ़ रहा है, मोटापा जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है ड्यू टू द ईटिंग हैबिट्स जो चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, उनकी वजह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे स्पाइन पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं डेफ़िनेटली और स्पाइन में पर्टिकुलरली जो डिस्क होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, एक हड्डी ना होके अलग-अलग 33 अलग-अलग हड्डियाँ हैं, 33 जो वर्टिबल बॉडीज़ अलग-अलग है, हर 2 वर्टिबल बॉडीज़ के बीच में डिस्क एक स्ट्रक्चर है, जो एक तरह से कुशन के रूप में काम करता है, मोबिलिटी देता है हमारी स्पाइन को। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है। डिस्क का डिहाइड्रेट होना, उसमें टियर आ जाना और उस वजह से जो सबसे प्रमुख लक्षण है, वो दर्द का ही सामने आता है। कमर दर्द रहना,
हमारी गर्दन में दर्द रहना, ये शुरुआती लक्षण हैं। और जैसा आपने पूछा कि बाद के लक्षण क्या है? बाद के लक्षण जब प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्क प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो न्यूरल टिश्यू, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि न्यूरल टिश्यू बिल्कुल क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में है, बिल्कुल पास में है उसके, उस पे जब दबाव आने लगता है, तो न्यूरोपैथिक पेन यानी नस का दर्द होना, जिसे हम साइटिका कहते हैं आम भाषा में, पैरों में दर्द जा सकता है कमर से रेडिएट होके, और एक्सट्रीम कंडीशन में अगर नस ज़्यादा दब जाए, तो फिर लकवा या पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्या शुरुआती लक्षण है एक स्पाइन इंजरी होने के और साथ ही साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आने के, कि एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया है या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि हमने अक्सर अपने जीवन में सुना है हमारे बुजुर्गों को कि अब उनसे सीधा बैठा नहीं जाता या फिर चला नहीं जाता। तो मैं जानना चाहूँगी एक उस खास उम्र में जाके ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे क्या कमी हो जाती है कि हमें ज़्यादातर वो प्रॉब्लम स्पाइन की प्रॉब्लम ज़्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्पाइन की, वो एज ग्रुप जो होता है वो 40 के बाद में शुरू होती है प्रॉब्लम्स आना। इसके बहुत से कारण हैं। अगर हम महिलाओं की पर्टिकुलरली बात करें तो कैल्शियम की कमी उसका सबसे नंबर 1 कारण है। कैल्शियम इनटेक अच्छा नहीं है, या जो हार्मोनल चेंजेस आफ्टर 40 फीमेल्स में आते हैं, उसमें हड्डियों में कैल्शियम इतना नहीं रह पाता, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसके बाद जैसे मैंने डिस्क का ज़िक्र किया, तो आफ्टर 40 जो है डिजेनरेटिव चेंजेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। बहुत ही कॉमन एक चीज़ है कि घुटना का जो जोड़ है, हमारा नी जॉइंट है, घुटने का जोड़ है, वो घिसना शुरू हो जाता है एक एज के बाद। ठीक उसी तरह से हमारी स्पाइन जो है, जैसा मैंने बताया अलग-अलग हड्डियाँ हैं 33, वो आपस में जॉइंट बना के एक पूरी रीढ़ की हड्डी बना रहे हैं। तो वो जो जॉइंट्स हैं, ठीक उसी तरह से जैसे घुटने के जोड़ में डिजेनरेटिव चेंजेस एज के साथ में आने लग जाते हैं, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी में भी डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे आम भाषा में हम जिसे कहते हैं हड्डी बढ़ जाना, जिसे टेक्निकली हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट बनना, और डिस्क में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें जो आस-पास की नसें हैं, उन पे दबाव बढ़ाती हैं। और जो प्रॉब्लम है जैसे कि पैरों में दर्द रहना, थोड़ी दूर चलने के बाद पैरों में झनझनाहट होना या दर्द आना या सूनापन आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर यही चीज़ सर्वाइकल स्पाइन में होएगी, तो गर्दन में दर्द रहना, शोल्डर एरिया में दर्द रहना, हाथों में पकड़ कमज़ोर होना, हाथों में सूनापन या झंझनाहट रहना या दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। जी, सर, जैसे हम अपने बात करी हम लोगों ने कि किस तरह समस्या जो है उसके बारे में हमने बात की। अब हम उसके निजात के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि सर हमने बात की कि एक उम्र के बाद जी। जो हड्डियाँ हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, चलने-फिरने में तकलीफ़ होती है, बैठने में, लेटने में, उठने में तकलीफ़ होती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि 40 की उम्र के बाद ही कैल्शियम की कमी अक्सर महिलाओं में देखने को मिली है। उसकी वजह से आजकल हम टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, कई ऐसे एड्स आते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट, कई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स को बेचा जा रहा है खुलेआम, और ये कहा जा रहा है कि ये आपको कैल्शियम प्रोवाइड करवाएँगे। मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सच में कैल्शियम प्रोवाइड करवाएँगे या फिर ये लेना खतरनाक हो सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस एक एज ग्रुप के बाद में फीमेल्स में हो जाता है, क्योंकि नेचर ने जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, खासकर विमेन की बॉडी, उसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो एक एज ग्रुप जो लेडीज़ का है आफ्टर 40-45 इयर्स, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से ये चेंजेस आते हैं, और उसका असर स्पाइन की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस पे भी देखने को मिलता है। तो डेफ़िनेटली कैल्शियम जो इनटेक है, वो हमें प्रॉपर रखना होगा। अगर कैल्शियम इनटेक हमारा डाइट के थ्रू नहीं है, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक कुछ और दवाइयों की बात है, तो एक बहुत ही रिसर्च जो हुई थी अपने भारत देश में, कि विटामिन डी3 इसकी बहुत कमी आ गई है। कह सकते हैं कि 30% तक महिलाओं में विटामिन डी3 की कमी पाई गई इस रिसर्च में, और इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, वो ये है कि विटामिन डी जो होता है, जिसका काम होता है हमारी हड्डियों को कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों में पहुँचाना और हड्डियों को मजबूती देना। तो वो विटामिन डी3, क्योंकि डाइट से हमें इतना नहीं मिल पाता, वो सनलाइट से सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है। सनलाइट हमारे बॉडी पे जो स्किन है वहाँ गिरती है, और वहाँ पे विटामिन डी3 तभी अच्छे से बॉडी में प्रोड्यूस हो पाएगा जब हमें सनलाइट एक्सपोज़र अच्छा मिलेगा। जी। क्योंकि सनलाइट एक्सपोज़र कम हो गया है, इंडोर जो है सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई है, इंडोर वर्किंग, हाउसवाइफ्स वैसे भी इंडोर ज़्यादा रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें विटामिन डी3 को बढ़ा रही हैं,
और डेफिनेटली अगर विटामिन डी3 कम है तो आपको स्पाइन प्रॉब्लम या हड्डियों की दूसरी प्रॉब्लम आएंगी। उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो रिकमेंडेड हैं। उनकी कुछ डोजेज हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डेफिशिएंसी है। ज़्यादातर अमूमन 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है पर वीक वो लेनी चाहिए। एक गोली आती है जो 60,000 यूनिट्स की होती है विटामिन डी3 की, वो एक हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही शुरू करें। ओवर द काउंटर या बहुत से लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केटिंग के लिए, थोड़ा उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो आप बिल्कुल। पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, स्पाइन सर्जन हो या ऑर्थोपेडिक हो या आपके फिजिशियन भी हों, उनसे एक बार बात कर लें कि क्या हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, उसको परख के, जाँच के उसके बाद इस्तेमाल करें। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, ना कि सिर्फ बढ़ती उम्र में ही बल्कि कम उम्र में भी आजकल यंग जनरेशन को भी देखा जा रहा है इसकी प्रॉब्लम से जूझते हुए। बैठने में तकलीफ होना, लगातार स्पाइनल कॉर्ड में पेन रहना, तो लोगों को लगता है कि अरे अभी थोड़े वक्त हम रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली नींद के बाद भी वो पेन जो है पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि डेस्क वर्क इतना ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं लोगों की, तो वो पूरा रेस्ट जो है वो नहीं मिल पाता। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड में परेशानी आने का कारण हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे लाइफ़स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, उनमें भी स्पाइन प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, पिछले 1 साल में मैंने कुछ पेशेंट को स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ी है उनकी, जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। ऐसे 4 या 5 केस थे जिनको ऑपरेट करना पड़ा और वो लगभग उनकी उम्र 20-19 साल थी। तो ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जैसा आपने ज़िक्र किया, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है, हमारी लॉन्ग सिटिंग हम दे रहे हैं, ऑफ़िस वर्क बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग वाला है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है, हमें फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारी बिल्कुल कम हो गई है। हमारी मसल्स को जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, मसल्स को जो पावर मिलनी चाहिए थ्रू द फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे साइक्लिंग हो या योगा, एक्सरसाइज़ जो मॉर्निंग में होना चाहिए, वो बिल्कुल लैक कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे आस-पास भी आप ऑब्ज़र्व किया होगा, पार्क में बच्चे आपको देखने को नहीं मिलते। जहाँ पहले आज से 15-20 साल पहले बच्चों से भरे रहते थे पार्क, बच्चे एक्टिविटीज़ आउटडोर करते थे, वो बिल्कुल सूने से लगते हैं और ऐसा लगता है कि सभी बच्चे ज़्यादातर अपनी स्टडी भी, अपना जो भी इन्फॉर्मेटिव उनको चीज़ लेनी है, एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ लेनी है, वो मोबाइल पे ही सारा करने लग गए हैं इंडोर में बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, मसल स्ट्रेंथ सही नहीं है, अलोंग विथ प्रॉपर डाइट। क्योंकि जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया कि डाइटरी हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा शुगर्स ये डाइट में बढ़ गए हैं, फास्ट फूड का कल्चर आ गया है। जो हमारा एक ट्रेडिशनल भारतीय खाना था जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो पर्याप्त मात्रा में थे, वो कम हो गया है। तो ये सारे रीज़न हैं जो यंग एज में भी स्पाइन प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। इसे ठीक कैसे करना है, इसके लिए जैसा मैंने बताया फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे किसी भी फ़ॉर्म में आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, अपने आप को फिट रखें, आपका जो बॉडी वेट है उसे आइडियल बॉडी वेट तक रखने की कोशिश करें, मसल मास को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए आप जिम जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर के साथ अपनी जो खासकर बैक मसल है, उन्हें हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम डिस्क प्रॉब्लम है या स्पाइन प्रॉब्लम है, ये होने की संभावना कम हो जाए। हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 लीटर आप डेली अगर वाटर इनटेक रहेगा, तो न सिर्फ स्पाइन प्रॉब्लम, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएँगी। सिगरेट जी। स्मोकिंग, अल्कोहल कंज़म्पशन ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ना सिर्फ दूसरी जो हार्ट प्रॉब्लम है या लंग्स प्रॉब्लम है, स्पाइन पे भी असर पड़ता है। सिगरेट स्मोकिंग अगर है, तो डिस्क डिज़ीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं, स्पाइन प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अ, अवॉइड कर सकते हैं यंग एज में स्पाइन प्रॉब्लम्स को। बिल्कुल सर, आपने बताया कि किस तरह समस्या जो है ये हमारी किस वजह से हो जाती है, क्यों यंग एज में ही ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है स्पाइनल कॉर्ड में। मैं जानना चाहूँगी, हम डाइट में जैसे कि आपने बताया क्या कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी, अगर हम अपना रूटीन जानना चाहें कि क्या कुछ डाइट में हम ले सकते हैं जिससे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकें, या हमारी बॉडी में को कैल्शियम जो है वो पूरी तरह से मिल सके, क्योंकि ये कैल्शियम की वजह से ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जानना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं, खान-पान में क्या कुछ ले सकते हैं? जी, डेफ़िनेटली। सबसे पहले तो हमारे जो
डाइटरी हैबिट्स है उसमें ये है कि डाइट आप अपना प्रॉपर टाइम पे लें। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक फास्टिंग चल रहा है, अपना जो भी जी। ब्रेकफ़ास्ट है, टाइम फिक्स रखें और अच्छा हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लें। लंच टाइम को फिक्स रखें और इसी तरह डिनर को कोशिश करें थोड़ा लाइट रखने की। जो डाइट में इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं, जो हमारी स्पाइन के हिसाब से अच्छा है, उनमें कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए डेफ़िनेटली। कैल्शियम जो है सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे भारत देश में है, वो डेयरी प्रोडक्ट से है और अमूमन सभी घरों में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत रूटीनली यूज़ होता है। दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीज़ें हमारे कैल्शियम जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, ये भी बहुत कैल्शियम रिच होते हैं। जो ग्रीन सैलेड है जिसमें गाजर आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी ये सब भी इंक्लूड करें अपनी डाइट में ताकि जो कैल्शियम इंटेक है वो प्रॉपर बना रहे। जो होल ग्रेन्स हैं बजाय के खाली गेहूँ हम जो सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका आजकल एक रिसर्च में आया है कि गेहूँ जो है वो एक्चुअली इंडियन वो नहीं है। ये एक बाहर का जो है ग्रेन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हमारा देसी ग्रेन है होल ग्रेन है, बाजरा हो गया, रागी बहुत अच्छा एक रिच सोर्स है कैल्शियम का। उसको जी। ज़्यादा यूज़ करें, उसको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो डेफ़िनेटली हमारी कैल्शियम इंटेक जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का बॉडी का, वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे हम अपनी लाइफ़स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, एक्सरसाइज़ रूटीन कर सकते हैं और खान-पान में क्या कुछ ले सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि लाइफ़स्टाइल को तो ठीक कर लिया, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्पाइनल कॉर्ड का या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाना या उसमें कोई प्रॉब्लम होना, दर्द-वर्द की समस्या होना, क्या मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव डालता है? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली इसका प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया है जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं जो डॉक्टर्स साइंटिफिक रिसर्च करते हैं इस तरह के केसेस पे स्पाइन की प्रॉब्लम में, वहाँ पे देखा गया है लो बैक पेन, जो कमर दर्द है, स्पाइन लोअर स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो निचले हिस्से में कमर में दर्द होता है, वो पेशेंट में 30 टू 40% पेशेंट में डिप्रेशन कोएग्जिस्ट करता है। जिनको लंबे समय से कमर दर्द है वहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम 30 टू 40% पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो डेफ़िनेटली ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि अगर आपका पेन अगर है बॉडी में लंबे समय तक, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। और दूसरी तरफ अगर हम फिज़िकली और मेंटली पूरी तरह से फिट हैं, तो हमारी स्पाइन हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ये भी बात बात भी बिल्कुल सही है। तो मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए मॉर्निंग में उठ के कुछ टाइम तक मेडिटेशन अगर करेंगे तो डेफिनेटली उसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ और स्पाइन हेल्थ पे डेफिनेटली आते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जो एक्चुअली में हमारे भारतीय संस्कृति से ही बहुत प्राचीन जो हमारी भारतीय सभ्यता थी वहाँ पे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, उसको बहुत महत्व दिया गया था। वो बिल्कुल खत्म हो गई थी और अब से रीसर्जेंस हो रहा है उसका वापस से सब लोगों का ध्यान गया है कि ये जो मेडिटेशन है ये कितनी चमत्कारिक चीज़ है, कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में, आपकी फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखने में, आपकी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखने में। तो डेफ़िनेटली योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, प्राणायाम और मेडिटेशन ये अगर आप इंक्लूड करें अपनी डेली लाइफ़ में, तो आपको स्पाइन प्रॉब्लम जो है वो कम परेशान करेगी। सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर मेंटल हेल्थ पर भी कैसे फोकस किया जा सकता है। सर, कुछ मिथ्स हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लेकर। मैं चाहूंगी कि आप जरा उनको बस्ट करें और उनके बारे में बताएं कि क्या ये सच है या गलत। जैसे कि सबसे पहला मिथ ही मैं आपको बता देती हूँ। कहा जाता है कि स्पाइनल इंजरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट से ही होती है। क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है। एक्सीडेंट तो सबसे मेजर कारण है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। जैसे कि डिस्क प्रॉब्लम मैंने बताया, डिस्क अगर बहुत ज़्यादा अपनी जगह से हर्निएट कर जाए, बहुत ज़्यादा अपनी जगह से डिस्क बाहर आ गई है अपनी स्पेस से, जो उसकी स्पेस है, तो वो नस पे दबाव डालती है और उससे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो सकता है। ये सेकंड मोस्ट कारण हम कह सकते हैं आफ्टर एक्सीडेंट्स, चोट लगने की वजह से। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण है वो डिस्क प्रॉब्लम ही है, उसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जन्मजात होती हैं, जन्म से ही नसें सही से विकसित नहीं होती, वो भी एक कारण है स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आने का। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम
एडल्ट एज ग्रुप में पाई जाती हैं, जिसे हम माइलाइटिस कहते हैं हम हमारी भाषा में। माइलाइटिस भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्पाइनल कॉर्ड पे इफ़ेक्ट डालती है और उसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। इसके अलावा ये जो मेजर कारण है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, ट्यूमर्स स्पाइन में हो सकते हैं रेयरली, ये भी एक रेयर कॉज़ है। ट्यूमर्स कई बार जिस तरह से बॉडी में किसी भी पार्ट में टिश्यू ओवरग्रो कर जाता है और ट्यूमर बन जाता है, गाँठ बन जाती है, ठीक उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में भी ट्यूमर हो सकता है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुँचा सकता है। तो मोटे तौर पे ये सारे कारण हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी। सर एक और मिथ है उसके बारे में भी जानना चाहूँगी क्योंकि कहा जाता है कि अगर स्पाइनल इंजरी हो गई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। मैं जानना चाहूँगी क्या ये मिथ है या फिर जिस तरह हमने बात की कि लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाकर, खान-पान पर ध्यान देकर भी इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, डेफ़िनेटली आपका ये जो मिथ है वो लगभग मैं डेली बेसिस पे, क्योंकि स्पाइन के पेशेंट्स काफ़ी देखता हूँ, तो बहुत से पेशेंट और उनके साथ वाले उनका सवाल यही रहता है, सर्जरी के बारे में काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि अगर सर्जरी की ज़रूरत कहीं पड़ जाए। तो ये बहुत बड़ा मिथ, बिल्कुल सही कहा आपने, मिथ ही है कि सर्जरी ही इसका ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फैक्ट्स से आपको समझाना चाहूँ, डेटा से आपको समझाना चाहूँ, जी, तो लगभग लेस देन 1% केसेज़ में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 99% केसेज़ जो हैं, वो बिना सर्जरी के ही ठीक होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पाइन में जो सबसे मेजर कॉज़ है डिस्क प्रॉब्लम, उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्क प्रॉब्लम सबसे मेजर कॉज़ है अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट्स, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड या नस जो है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे सबसे जो कॉमन सिम्पटम आता है, वो दर्द का आता है। तो ये जो डिस्क प्रॉब्लम की वजह से दर्द कमर में होना या गर्दन में दर्द होना, उसके बाद पैरों में दर्द थोड़ा-सा रेडिएट होना, ये डिस्क प्रॉब्लम 99% केसेज़ में कुछ समय तक आप रेस्ट करें, बहुत लंबा रेस्ट भी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें बहुत लंबा रेस्ट करना पड़ता है स्पाइन प्रॉब्लम्स के बाद या स्पाइन सर्जरी के बाद। इतना लंबा रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, बिल्कुल आउटडेटेड चीज़ है। आपको 2 या 3 दिन मैक्सिमम रेस्ट करना होता है, उसके बाद अपनी फिज़िकल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी थोड़ी-थोड़ी बढ़ानी होती है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबे रेस्ट से जो नुकसान है, वो आपको ना हो। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो पेन के लिए डेफ़िनेटली पेन किलर्स का रोल है। बहुत ज़्यादा ओवर पेन किलर ना खाएँ, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स आपके किडनी और लिवर पे नुकसान पहुँचा देते हैं, हम लगभग इस बारे में सब अवेयर हैं। तो पेन किलर्स जो है वो आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही, कंसल्टेशन के बाद ही लें। इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है। कुछ पेनफुल कंडीशंस स्पाइन की जो होती हैं, उनमें फ़िज़ियोथेरेपी की मॉडलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक, अ, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, टेंस, ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो दर्द को कम करने के लिए होती है। तो इन सब चीज़ों से 2 से 3 महीने में अमूमन ये जो पेशेंट्स होते हैं डिस्क के, जो दर्द के साथ आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयर केस में ये ठीक नहीं होता है या फिर डिस्क प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आपकी नस जो है वो खराब होने के चांसेज़ हो गए हैं, तब हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल। सर इसीलिए कि ऑपरेशन जैसी इतनी गंभीर समस्या आ ही ना इसलिए पहले ही अपने लाइफ़स्टाइल में वो बदलाव जी, ले आना शायद बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह आपने बताया कि एक्सरसाइज़ और लाइफ़स्टाइल और मेडिटेशन मेंटल हेल्थ पर किस तरह काम करना है इसके बारे में भी आपने बताया। सर आपने तमाम जानकारी हमें दी और बताया कि कैसे स्पाइनल इंजरी को ट्रीट किया जा सकता है। ज़्यादा गंभीर ना होने से पहले ही कैसे अपने बदलाव लाया जा सकता है अपने लाइफ़स्टाइल में इसके बारे में आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पीएमसी टीवी जो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो बहुत ही बिल्कुल, काबिल-ए-तारीफ़ है और मैं इसमें कुछ योगदान कर पाऊँ, इसलिए मैं बहुत ऑनर्ड फ़ील कर रहा हूँ कि आपने मुझे बुला के स्पाइन के बारे में जो भी अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि लोगों में क्रिएट हो, वो क्रिएट हो सके। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो हमने आज के एपिसोड में जाना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किस तरह से ट्रीट की जा सकती है, ना कि ये सिर्फ एक्सीडेंट से होती है बल्कि इसके तमाम और कारण भी हो सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, कैसे डेली रूटीन में मेडिटेशन और साथ ही साथ योगा प्राणायाम और लाइफस्टाइल खान पान में क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में आज हमें अरुण सर ने बताया। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्योंकि सर ने काफ़ी ऐसे मिथ्स भी बस्ट करे जो आजकल बहुत प्रचलन में है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC